अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात उत्तराखंड में करेंगे। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के प्रोग्राम में शामिल होंगे और साथ ही प्रवासी उत्तराखंडियों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही शाम 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में भी प्रोग्राम है। तो प्रवासी उत्तराखंडियों से संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के दौरे पर है। दिल्ली के दौरे जो है उनका काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान ही वो उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं जो दिल्ली और आसपास के ज़िलों में रहते हैं उनसे भी वो बातचीत करेंगे। हालांकि बातचीत के दौरान किस मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती है ये भी काफ़ी अहम हो जाता है। तो दिल्ली का दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का और ये अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंडियों से भी संवाद करेंगे और इस संवाद के जरिए ही उत्तराखंड में रोजगार की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर राना चट्टी के पास हाईवे का 12 मीटर हिस्सा धंस गया था, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। पिछले 3 दिनों से ये समस्या आ रही है। लगभग हाईवे के दोनों ओर 8 से 12 हजार की संख्या में यात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से कई छोटी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। वहीं इस बीच कई जगह यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को रोका जा रहा है। वहीं यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को जल्द मार्ग पूरी तरह सुचारू करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही यात्रियों से निवेदन किया गया है कि मार्ग खोलने की कोशिश दिन रात जारी है। एनएच के जितने भी, चाहे हमारे एक्शन साहब हैं, चाहे सभी ने, जितने भी हमारे यही है या सारे कर्मचारियों ने बहुत पूरी रात रह के यहाँ पे काम किया और 1-1.5 घंटे में यहाँ पे रोड खुल जाए। सुचारू करने के लिए पूरी रात काम चला है। छोटे वाहन चल रहे थे, इसलिए रात्रि देर से काम प्रारंभ हो सका, लेकिन अब इसमें हम लोगों ने इस पर वाहन सुचारू करने के लिए कार्य मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में पूर्ण हो जाएगा। यमुनोत्री धाम की यात्रा कर जानकी चट्टी में फंसे यात्रियों का सब्र का बांध धीरे धीरे टूटने लगा है। फंसे हुए यात्रियों ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जानकी चट्टी में बड़ी संख्या में यात्री बसों के अंदर फंसे हुए हैं। कई जगह यात्रियों ने यमुनोत्री प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है। जानकी पट्टी में अभी भी करीब 3000 यात्री फंसे हुए हैं। यात्रियों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए। वहीं आक्रोशित यात्रियों ने कार्य अधिकारी का भी घेराव किया। सबको बोलते हैं जहां तक कि जो लोग यहाँ पे मदद कर सके, उत्तराखंड सरकार को बोल सके कि जल्द से जल्द यहाँ से गाड़ियाँ निकाले और यहाँ के जो यात्री फंसे हैं उन्हें आगे की जो भी यात्रा है वो करने की जल्द से जल्द उनको प्रशासन को बोल के व्यवस्था कर दे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, अभी भी जानकी पट्टी में बस में 3000 यात्री फंसे पड़े हुए हैं। उनको निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि यात्री काफी परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन के पास एक ही विकल्प है कि वो मार्ग को खोले और जो यात्री फंसे हुए बड़े वाहनों के जो यात्री है वो फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। तो उसी कड़ी में जो लोनी भी एनएच है वो लगातार दिन रात मार्ग को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जब मार्ग में जब यात्री फंस जाते तो जिस तरह से बैठकें होती है पहले की व्यवस्था बनाई जाएगी, वो व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है, जिससे यात्री नाराज है। कोई अधिकारी यात्रियों से बात करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते जो यात्री है उन्होंने घेराव किया है जो वहाँ पे अधिकारी है और प्रदर्शन भी किया है। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यात्रा शुरू हो गई है और 3 दिन हो गए और व्यवस्था प्रशासन नहीं बना पाया है। वहां पे यमुनोत्री प्रशासन के खिलाफ बड़ा ही आक्रोश नजर आ रहा है यात्रियों में। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है जगह जगह पे यात्रियों को रोका गया है। पूरे लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में कई जगह पे यात्रियों को रोका गया है। तो बड़ी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल बलवीर, और ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इंतजामों को लेकर, लेकिन वो जो इंतजाम है, जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। यहाँ पे हजारों यात्री फंसे हुए हैं। सोचिए कितना परेशान हो रहे होंगे। उनके साथ बच्चे जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कितने परेशान हैं। आप नजर बनाए रखिएगा बलवीर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 और 22 मई को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मैदानी इलाकों में तूफान और बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं 23 और 24 मई को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। भारती, अभी फिलहाल क्या स्थिति है मौसम को लेकर, क्योंकि
ये कहा जा रहा मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। देखिए 4 दिन का ये अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है, लेकिन अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो गर्मी काफी ज्यादा है। देहरादून में जो तापमान जो है वो चढ़े हुए हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता क्योंकि आज के लिए तेज आंधी का अलर्ट यहाँ पर दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, और इस बात को लेकर यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। आज और कल ये जो 2 दिन है, देर शाम के लिए कहा गया है कि तेज आंधी तूफान चल सकता है। कल भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून समेत कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर तेज आंधी तूफान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा 23 और 24 तारीख की अगर मैं बात करूं तो तेज बौछार गिरने की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि जो वहाँ के वासी हैं उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि गर्मी से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं कि जब बारिश होती है तो तमाम दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार को खुल रहे हैं और इससे पहले आज तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना किया गया है। जत्था रवाना होने से पहले अरदास, शबद कीर्तन और हुक्मनामा लिया गया। उसके बाद हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। इस बार हेमकुंड साहिब में 5000 तीर्थ यात्री एक दिन में दर्शन कर पाएंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर इस तरीके का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। जत्थे के रवाना होने के समय हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल ने मौजूद रहे और उन्होंने मौके का जायजा भी लिया। देखिए 2 साल के अकाल के बाद जब अपने इष्ट देवता को कोई नतमस्तक होने जाता है तो आप समझ सकते हो किस तरीके का उत्साह होगा। जो हर प्रतिवर्ष आते हैं उनके लिए तो ऐसा था जैसे कि भूखा जो होता है ना, उसको खाना नहीं मिल रहा या पानी नहीं मिल रहा, प्यासा है, तो अब उनकी प्यास बुझने जा रही है, तो इस तरीके का उत्साह है। पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियों का पहला दिन आज, और पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। देखिए किस तरीके से इस समय जो पंच प्यारे हैं वो श्री हेमकुंड साहिब के लिए निकल रहे हैं, और इसके साथ ही उत्तराखंड में स्थित जो 5वां धाम श्री हेमकुंड साहिब है उसके कपाट भी रविवार को खुल जाएंगे, और इसके साथ ही उत्तराखंड में 5 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस समय जो यात्री है उनमें जोश दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे जो जत्था है वो अब हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है। नितिन, हेमकुंड साहिब के लिए जत्था तो रवाना हो चुका है, लेकिन एक दिन में 5000 यात्री कैसे दर्शन करेंगे, उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? जी, अगर हेमकुंड साहिब की बात करें तो हेमकुंड साहिब में इस बार 5000 श्रद्धालुओं के लिए ही दर्शनों का नियम बनाया गया है। हालांकि पूर्व में ये संख्या ज्यादा रहती थी, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो उसको देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें तो 15,200 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है, और वहाँ पे दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल जाता है, बर्फबारी होती है। इसलिए प्रशासन ने भी और गुरुद्वारा कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि 5000 तीर्थ यात्री एक दिन में हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे और आराम से दर्शन करेंगे, ताकि कोई अव्यवस्था भी ना हो। जी बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जाती हैं ताकि जो भी यात्री वहां पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली इलाके में बिजली की लाइन पर चिंगारी उठने से आग लग गई है, जिससे नगर निगम के सामने लगी रखे ठेले में आग लग गई। आग से छोटे विक्रेता का नुकसान हुआ है। मामला देर रात का बताया जा रहा। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि बिजली लाइन की चिंगारी से यह आग लगी है और लगातार आग की लपटें उठ रही हैं और छोटे विक्रेता को काफी नुकसान भी हुआ है। देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लैंसडाउन में गर्मी बढ़ने के साथ ही इलाके में पानी की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। हालात ये है कि पर्यटकों को अपनी प्यास बुझाने के लिए प्राकृतिक स्रोत का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं होटल व्यवसायी कई किलोमीटर दूर से
ट्रकों और टैंकरों के जरिए पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। लैंसडाउन कैंट एरिया के लिए सरकार ने भैरवगढ़ी पंपिंग योजना शुरू की है, लेकिन होटल व्यवसाय को इस योजना से दूर रखा गया है, जिसका नतीजा है कि इन दिनों प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं, जिसके चलते इलाके में पानी की भारी समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन जहाँ तक होटल व्यवसाय की बात है तो मैंने उनको एक प्रस्ताव रखा है कि आधा सरकार अगर देती है तो आधा आपको वहन करें, ताकि क्योंकि वो कमर्शियल है, व्यापारिक है, तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि आधा पैसा अगर आप वहन करने को तैयार हैं तो मैं उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना के सरकार से बात करूँगा। रुद्रपुर में धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण पर जिला विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने रुद्रपुर और किच्छा में 5 अवैध निर्माणों को सील किया है, जबकि चिन्हित की गई 58 अवैध कॉलोनियों में से 54 पर बुलडोजर चलाने से पहले नियमित करने का मौका कॉलोनाइजर को दिया गया है। साथ ही 4 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने लोगों से अप्रूव कॉलोनी में ही प्लॉट या मकान खरीदने की सलाह दी है। अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित हैं पूर्व से ही, विगत 2-3 वर्षों से, तो उन पे बीच में कार्रवाई थोड़ा कोरोना के कारण शिथिल हो गई थी। अभी द्रुत गति से उसमें कार्रवाई शुरू करवा दी गई है, लगातार सुनवाई जारी है। और जिनके पूर्व में डिमोलिशन ऑर्डर हुए थे उन कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण किया जाएगा, और वर्तमान में जिन कॉलोनियों का शमन योग्य जो कॉलोनियाँ हैं उनका शमन किया जाएगा। जिनका शमन योग्य नहीं है या जो शमन नहीं करवा रहे हैं उनका ध्वस्तीकरण आदेश करने के बाद उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। यूक्रेन से किसी तरह जान बचाकर इन दिनों उत्तरकाशी में शरण लिए यूक्रेनी महिला की मदद के लिए उत्तरकाशी का रेड क्रॉस आगे आया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच पिछले 1 महीने से एक यूक्रेनी परिवार अपने 4 बच्चों को लेकर उत्तरकाशी पहुंचा हुआ है। ये सभी सांज कुमालट्टी में पायलट बाबा के आश्रम में शरण लिए हुए हैं। बीते मंगलवार को देर रात को यूक्रेनी महिला की सबसे छोटी बेटी अभाया के पेट में अचानक तेजी से दर्द हुआ। बाद में जिला अस्पताल में 6 वर्षीय बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन के बाद यूक्रेनी परिवार ने रेड क्रॉस और अस्पताल प्रशासन का आभार भी जताया है। Thank you for Red Cross Society for help, for support for me, my family and my kids, and I hope that you will be there to feel safe when our home is war. So thank you so much. और उसको 3-4 दिन से बुखार आ रहा था, पेट दर्द था, तो मैंने देखा तो मैं थोड़ा मुझे एपेंडिसाइटिस का डॉट हुआ, तो मैंने हालांकि उस समय मैं मेडिसिन लिख दी थी, लेकिन उसमें अल्ट्रासाउंड और खून जांच के लिए मैंने DH में भेज दिया था। और जब उसका अल्ट्रासाउंड CT स्कैन हुआ तो पता लगा उसको एपेंडिसाइटिस था, और उसके बाद डॉक्टर सकलानी सर्जन साहब है DH में, उनके द्वारा देखा गया और तुरंत ऑप्शन किया गया उसका। विश्वनाथ मंदिर में हमें मिली थी और हमने पूछा तो उसने कहा कि मैं यूक्रेन से आई हूं, और यूक्रेन से आने के बाद यहां पर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है और वो पायलट बाबा आश्रम में शरण लिए हुए है। तो इसी प्रकार से जब वो परसों फिर हमें मिली, और हमने पहले भी उसे हाइजीन किट वगैरह दिया था रेड क्रॉस की तरफ से, और उसने कहा कि मैं पायलट बाबा आश्रम में हूँ, और परसों वो आती है तो उसने कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। अभियान 4 बसों को किया गया सीज। आगरा SBT में सैकड़ों अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, शहर के लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। बिजनौर में भूसे से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, सिगरेट की चिंगारी बनी आग की वजह। बाराबंकी के उबरी बिजली सब स्टेशन में लगा मुख्य ट्रांसफार्मर जला, हजारों घरों को बिजली गुल। कौशाम्बी में शॉर्ट सर्किट के चलते ATM में अचानक लगी आग, ATM मशीन में रखी लाखों की नकदी जलकर आग। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में सड़क पर खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग, लोगों ने रोहिंग्या परिवार के युवक पर लगाया आरोप। प्रयागराज में सुभाष चौराहे के पास लिबर्टी शोरूम में आग लगने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह।
आजमगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 9 घायल। बागपत में सड़क हादसे में युवती की मौत का वीडियो आया सामने, सीसीटीवी फुटेज में युवती को रौंदते दिख रही रोडवेज बस। अमेठी में लेखपाल पर 5,500 रुपए की घूस लेने का आरोप, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी लेखपाल सस्पेंड। जौनपुर में 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लेखपाल अजय सिंह पटेल को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। आगरा में शादी के बाद गृह प्रवेश करते समय दूल्हा और दुल्हन ने तमंचे से की फायरिंग, वीडियो वायरल। बुलंदशहर में झोला छाप डॉक्टर हत्याकांड का साजिश करता हसीन गिरफ्तार, आरोपी से पिस्टल और कारतूस बरामद। नोएडा में गौर सिटी के 21वीं मंजिल से युवक युवती ने लगाई छलांग, दोनों की मौके पर हुई मौत, मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। बाराबंकी में रिश्तेदारों के घर गया युवक लापता, नदी में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बागपत में हाईवे किनारे मिला युवक का शव, पुलिस ने जताई हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका। भदोही में गंगा में नहाने के दौरान 4 युवक डूबे, 3 युवकों को बचा लिया गया, 1 की मौत। कानपुर में मामा का बदला लेने के लिए युवक ने सैनिटाइजर डालकर मासूम को जलाकर मारने का प्रयास किया, घायल मासूम का इलाज जारी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आगरा में झुलसी हुई हालत में सड़क के किनारे मिली महिला, पुलिस पड़ताल में जुटी। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 नाबालिग लड़कियां लापता, सीसीटीवी की मदद से तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में 25,000 के नामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 बने हुए तमंचे, 10 अधबने। और चलिए बात करेंगे दिल्ली दौरे पर जाने से पहले सीएम धामी ने आज न्यूज 18 से खास बातचीत की है। 31 मई को चंपावत में वोटिंग होनी है और अब पुष्कर सिंह धामी चंपावत में प्रचार तेज करेंगे। रविवार को सीएम बनबसा में प्रचार करेंगे और सीएम का कहना है कि चंपावत की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। 31 मई को चंपावत में वोटिंग होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों में लगे हुए। अब चंपावत में वक्त उन्हें देना पड़ेगा। सर, अब 31 लगभग 10 दिन। हाँ, पूरी हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष लगे हैं, पार्टी के पदाधिकारी लगे हैं, हमारे पन्ना प्रमुख लगे हैं और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण भी सभी लगे हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, अन्य प्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले और वहाँ की आम जनता का, सामान्य जनता का, सभी का प्रेम मिल रहा है, सभी का स्नेह मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आभारी हूँ सभी का कि सभी लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इन 10 दिनों में खुद भी वहाँ नजर आएंगे आप हमें? हाँ, मैं पिछली काफ़ी जगह जा चुका हूँ और चूँकि मैं प्रत्याशी हूँ, सभी से अपना उनका मत और उनका समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए अपना निवेदन सब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बतौर मुख्यमंत्री आपका पहला सत्र गैरसैंण में होगा, उम्मीद अच्छी है? हाँ, अभी इससे पहले सत्र भी हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ सत्र में जाएंगे और चूँकि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर सत्र जो है हमारे उत्तराखंड के अनुरूप सत्र में। एक आखिरी सवाल से, बायोमेट्रिक हाजिरी और जिस तरह आपने आरटीओ में छापेमारी की उसका एक बड़ा मैसेज किया, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम को अप्लाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टेट में, आपको लगता है आप इसमें कामयाब रहेंगे? नहीं, हमने शुरुआत की है कि एक सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की हमारे यहाँ पर एक कार्यप्रणाली होनी चाहिए और सरकार जनता की सरकार है, इसलिए जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। जो समय है उस समय पर सभी को कार्यालय पहुंचना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर लोगों की सेवा का भाव सबके अंदर होना चाहिए। ये सिस्टम लागू होगा? हाँ, शुरुआत की है, निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह आश्वस्त है कि सब कुछ बेहतर होगा और चंपावत का रिजल्ट अच्छा रहेगा और अब वो वक्त चंपावत को देने वाले। कैमरा से राकेश के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जीत को लेकर पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है। उपचुनाव को बड़े मार्जिन से जीत, इसके लिए बीजेपी संगठन प्रवासियों को जागरूक कर मतदान कराना चाहती है। चंपावत उपचुनाव प्रभारी का कहना है कि चंपावत विधानसभा के 15,000 ऐसे मतदाता हैं जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों में गए हैं, लेकिन उनका वोट चंपावत में है। संगठन की कोशिश है कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आए। 15,000 ऐसे मतदाता जो प्रवासी के रूप में इस चंपावत जिले से बाहर रहते हैं, उसमें पिथौरागढ़ में भी हैं, उसमें लखनऊ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हैं
और क्योंकि अभी जब कोरोना काल में वो सारे लोग यहाँ लौटे हुए थे तो एक आंकड़ा लगा था लोगों को कि 15,000 के लगभग हैं, और हर बार वो मतदान में लोकसभा और विशेषकर विधानसभा पंचायत में तो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, वो यहाँ आकर अपना मतदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, लगभग 1500 मतदाता ऐसा हमारा चंपावत शहर में रहता है कि जिनका वोट ग्रामीण क्षेत्र में है। हम एक जन जागरण अभियान के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा कि आप लोग जाइए अपना मतदान का प्रयोग करिए, और ये क्योंकि चंपावत के भविष्य का सवाल है, इतना शुभ अवसर चंपावत को मिला है, मुख्यमंत्री यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा भी एक कार्यक्रम चला रहे हैं। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की पुस्तक भंवर एक प्रेम कहानी का विमोचन किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भंवर एक प्रेम कहानी का विमोचन किया है, और उस वक्त की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अनिल रतूड़ी ने ये पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है, और मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ और भी कई लोग मौजूद रहे। टिहरी जिले में वाटर एडवेंचर टूरिज्म के साथ ही अब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे टिहरी को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी अलग पहचान मिल सके। टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपनी अलग पहचान बना चुकी है और दूर दराज से पर्यटक लहरों के रोमांच का लुत्फ उठाने टिहरी पहुंचते हैं। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर और शक्तिपीठ भी है, जिन्हें टूरिज्म प्लानिंग से जोड़ने की लगातार मांग उठ रही थी। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे शुरू होने से जहाँ पर्यटन बढ़ा है, वहीं अब कुंजापुरी चंद्रबदनी शक्तिपीठ और डोबरा सेम नागराजा मंदिर और नई टिहरी कोटी कॉलोनी को भी रोपवे से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। एक पर्वतमाला प्रोजेक्ट एक भारत सरकार का है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट से हमने 4 रोपवे का प्रपोजल भेजा था। एक तो उसमें आपका टिहरी बौराड़ी वाला है, डोबरा से प्रतापनगर, एंड आपका कुंजापुरी का है, एंड एक सेम नागराजा का। तो ये प्रपोजल हमने भेजे हुए हैं। बोट मालिकों का भी कहना है कि टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटक सिर्फ बोटिंग तक ही सीमित रह जाते हैं। यहाँ ज्यादा टूरिस्ट प्लेस नहीं होने से पर्यटक यहाँ ज्यादा नहीं रुकता था, लेकिन रोपवे से जहाँ सिद्धपीठ और मंदिरों के दर्शन भी लोग कर सकेंगे, वहीं नई टिहरी शहर पर्यटन सर्किट से अलग थलग पड़ गया है, जिसे भी रोपवे से जोड़ने की जरूरत है। निश्चित तौर से ये अच्छी पहल है और जो अच्छा काम होता है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। पर पर्यटन विभाग ने एक अच्छी पर्वतमाला स्कीम के तहत जो 4 योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार को भेजी हुई है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम होगा। टिहरी जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जरूरत है प्लानिंग के तहत इन्हें डेवलप किए जाने की, जिससे टिहरी झील के साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके और टिहरी में धार्मिक पर्यटकों का भी विस्तार किया जा सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।